Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, क्रैश कोर्स सीरीज में हमने लास्ट देखा है कोऑर्डिनेशन चैप्टर। ठीक है, थ्योरी पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, हमने खुद से फ्रेम किए हैं। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से इसमें बूस्ट होने वाले हैं, आपको अच्छे से देखना है। लेकिन डायरेक्टली वीडियो देखने से पहले आप जाएंगे www.jchemistry.online वेबसाइट के ऊपर। यहाँ जाके पहले टेस्ट देंगे ताकि आपको समझ में आए कि आप ये क्वेश्चन टाइम बाउंडेशन के अंदर कर पाए नहीं कर पाए। ठीक है, कौन सा आपने मिस्टेक्स करी है उनको आपको इंप्रूव करना है और ट्राई करना है कि सेम मिस्टेक आपके एग्जाम में रिपीट ना हो। जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, अगर आपने अटेम्प्ट किया था इसका मतलब आपको आता था, लेकिन फिर भी अगर गलत हुआ है तो आपको उस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, तो पहले टेस्ट देकर आना, एनालाइज करना, उसके बाद ही देखना स्टार्ट करना आगे का वीडियो सोल्यूशन। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल टर्म्स फॉर कार्बन इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तुमने थोड़ा जूम कर दिया है, जिसको नहीं दिख रहा है वो भी यहाँ पर देख सकता है। तो यहाँ पर क्या है, एक्साइटेड स्टेट में वो पॉसिबल टर्म्स पूछा, तो मैंने आपको वीडियो में करवाया भी था पॉसिबल टर्म्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वहाँ पर P2 वर्क किया भी था, पर वो ग्राउंड स्टेट के लिए था। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे एक्साइटेड स्टेट में क्या चेंज आता है। तो हम देखें यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ किसका काम है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इसका काम है। हमने वहाँ पर क्या देखा था, P2 के लिए। ठीक है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक ही सबशेल में थे, एक ही सबशेल में थे, तो उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर P1 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 D1 या P1 S1। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का जैसे यहाँ पर P1 और P1 वाला फॉर्म है हमारे पास, तो अगर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या सबशेल तो चेंज हो गई, एक ये इधर P में है, ये उधर P में है। ठीक है, N की वैल्यू बेसिकली अगर N और L में से किसी की वैल्यू चेंज हो जाती है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस केस में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वो जो कॉन्फ़िगरेशन है इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होता है वो फॉलो होता है, इनके लिए फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो जैसे हमने वहाँ पर पॉसिबल टर्म्स निकाली थी ना 5-6, उसके बाद हमने वहाँ से कुछ हटाई थी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। यहाँ पर हम वो नहीं करेंगे, जितनी पॉसिबल टर्म्स आएंगी आप वही लिखेंगे, तो बस यहीं से आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पर हमने जब P2 के लिए निकाला था तो हम P1 के लिए निकालते हैं। तो कैसे निकालते थे हम पॉसिबल टर्म्स, P1 है यहाँ पर, तो पहले हम L की वैल्यू निकालेंगे। L की वैल्यू क्या होती थी, L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2 तक होती थी। ठीक है, तो मैंने बताया था यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वहाँ मिनिमम आएगी, और बीच में हम देखेंगे एक माइनस करके क्या होगा। तो P1, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 2 आ जाएगी, और 1 - 1 0 आ जाएगी, तो बीच में कौन सा नंबर बचा, 1 बचा, तो 2 1 0 हमारा L पॉसिबल है। अब L 0 के लिए और 2 के लिए क्या लिखते हैं, 2 के लिए क्या लिखते हैं हम, L की वैल्यू D लिखते हैं, 1 के लिए P लिखते हैं, और 0 के लिए S लिखते हैं। ठीक है, तो तीन टर्म्स हमारी पॉसिबल हो गई। अब मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करूँ तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम कैसे निकालते थे, S = सेम वैसे S1 + S2 से लेके S1 - S2 तक ऐसे निकालते थे हम। अब यहाँ पर S1 + S2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा और हाफ माइनस हाफ 0 हो जाएगा। तो यही दो पॉसिबिलिटी हैं, इसके बीच में कोई 1 से, मतलब अगर मैं 1 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, तो यही पॉसिबिलिटी, बीच में कोई नंबर नहीं आएगा, तो यही आएगा। अब ये आ गया, तो अब यहाँ से टर्म देखते हैं। तो या तो अब 1 से मेरी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s + 1 होती है, तो 1 से क्या आएगी, 2s + 1, अगर मैं 1 से निकालूंगा तो यहाँ से क्या आएगी, 3 आ जाएगी, और इससे निकालूंगा तो ये 1 आ जाएगी। तो एक मेरी सिंगलेट स्टेट बनेगी और एक मेरी ट्रिपल स्टेट बनेगी। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी क्या हो सकती हैं, देखो टर्म्स क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक 3D भी हो सकती है, ट्रिपलेट वाली D, और एक 1D भी हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पर एक 3P भी हो सकती है और एक 1P भी हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पर एक 3S भी हो सकती है और 1S भी हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 6 टर्म, ये 6 की 6 पॉसिबल हैं, लेकिन अगर वो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आ जाती, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते, तब वहाँ पर 3D तो पॉसिबल थी, 1D तो पॉसिबल थी, 3D नहीं थी, 3P थी, 1P नहीं थी, 1S थी, 3S नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वहाँ पर कुछ टर्म्स वहाँ से हटा दी थी, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी ही रहेंगी। अब देखते हैं हम आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आपका A होगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप सिंपल ग्राउंड स्टेट में पूछता तब आपका कौन सा आंसर हो जाता है यहाँ पर, कौन सा यहाँ पर 3P
1s एंड 1d, तब आपका बी हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा, सिर्फ ए आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी, इधर कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिए पहले। तो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ओबे द ग्राफ गिवन बिलो। एक ग्राफ बनाया हुआ है, पहले ग्राफ देख लेते हैं क्या है, और यहाँ पर कुछ कंपाउंड दे रखे हैं हमें। तो वो बोल रहा है कौन से कंपाउंड्स होंगे जो इस ग्राफ को ओबे करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या ये एक्स, बेसिक एक्स नहीं है, काई है, क्या है, काई है। क्या होती है काई, ससेप्टिबिलिटी होती है, ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है। क्या होती है मेरी, ससेप्टिबिलिटी होती है, ससेप्टिबिलिटी होती है, और यहाँ पे टेम्परेचर है। तो बेसिकली आप ये ग्राफ देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये ग्राफ किसके लिए, बेसिकली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी होती है टेम्परेचर के साथ कैसे इन्वर्सली वेरी करती है, कुछ इस तरह से उसका ग्राफ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर डाया होता तो वहाँ पर टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती ससेप्टिबिलिटी, तो आपको सीधा ग्राफ देखने को मिलता। तो आपको वो भी दिया जा सकता है, आपको सीधा भी दिया जा सकता है, आपको पैरामैग्नेटिक के लिए भी दिया जा सकता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स दिए जाएंगे, बस आपको चेक क्या करना है, वो डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, जो पैरामैग्नेटिक होंगे वो फॉलो करेंगे, जो डायमैग्नेटिक होंगे वो फॉलो नहीं करेंगे, सिंपल सा है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या देखा है, CONCS4 2 नेगेटिव दे रखा है, ठीक है। कोबाल्ट है, यहाँ पर कोबाल्ट 2+ में है, 2+ में होता है तो D7 होता है। अब D7 में बेसिकली ये इनर ऑर्बिटल वो बनाए कॉम्प्लेक्स या आउटर बनाए, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होगा, मतलब ये पैरामैग्नेटिक तो हो गई होगा, मतलब ये इस ग्राफ को ओबे करेगा। लेकिन अब देख लेते हैं इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगी। तो D7 में बेसिकली ये वीक लिगेंड होते हैं, तो यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल होगा, क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा। और कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, बेसिकली 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में इसमें। और ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब ये फॉलो करेगा, ये फॉलो इसको करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, FeCN6 3 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, Fe जो है वो मेरा +3 में है, Fe+3 में है। और यहाँ पर आप देखेंगे Cn है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, D5 लो स्पिन होगा। अब D5 लो स्पिन कैसे, अब लो स्पिन ये मत देना लो स्पिन है तो डायमैग्नेटिक होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लो स्पिन है तो यहाँ पर क्या होगा, 5 ही इलेक्ट्रॉन, तो मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 की तो पेयरिंग हो जाएगी 4 की, और यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा मेरा, तो ये भी क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा। अब ये देखते हैं NiCO4 निकल के है यहाँ पर 0 ऑक्सीजन स्टेट में, आपको पता है Ni जो है वो 0 ऑक्सीजन स्टेट में है, 0 है, मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, होता तो बेसिकली क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं बात करूँ तो ये होती है 4s2 3d8, ये होती है ना कॉन्फ़िगरेशन। तो आप बोलोगे कि D में 80 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो वहाँ पे, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो ये S के इलेक्ट्रॉन भी किस में चले जाते हैं, D8। तो बेसिकली कैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, ये D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर क्या होंगे, S के दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी फोर्स किए जाएंगे कि वो D में चले जाएंगे, और वो D में चले जाएंगे, D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी। यहाँ पर भी इनर ऑर्बिटल यूज़ नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि D10 हो गया तो कोई ऑर्बिटल खाली बचा नहीं, तो ये भी टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक। D10 है तो डायमैग्नेटिक होगा, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इसके पास, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा, डायमैग्नेटिक आ गया। तो अब ये वाला तो फॉलो नहीं कर सकता इस ग्राफ को, ये तो पैरामैग्नेटिक के लिए था, तो ये वाला फॉलो नहीं करेगा। ये वाला देख लेते हैं क्या है, यहाँ पर रोडियम दे रखा है, रोडियम 4d सीरीज़ का एलिमेंट है। तो होता क्या है यहाँ पर, रोडियम 2+ में, 2+ में, जिसमें कोबाल्ट आता है उसी ग्रुप में आता है ये, ठीक है। तो ये भी क्या है, D7 ही है, D7 है। और ये हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, आपको पता होगा 4d 5d के जो मेरे मेटल होते हैं वो क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन D7 है तो यहाँ पर भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, और ये भी इस ग्राफ को फॉलो करेगा। तो कितनी स्पीशीज़ आ गई मेरी, 4 थी, उसमें से एक डायमैग्नेटिक निकली, तो बची कितनी मेरे पास, 3 बची। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर C आ जाएगा, ठीक है, 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है मेरा, स्पाइनल से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसको। द लैम्डा पैरामीटर वैल्यू फॉर द स्पाइनल्स, 3 आपको स्पाइनल्स दिए हुए हैं, आपको उसका लैम्डा पैरामीटर का
वैल्यू बताना। तो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो थ्योरी वीडियो एक बार देखें जाके। तो यहाँ पर क्या था, अगर लैम्डा पैरामीटर की वैल्यू अगर 0 बेसिकली बताता क्या कि फ्रैक्शन ऑफ मेरे जो B3+ आयन से वो कितने टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मतलब जैसे हमें हमारे नॉर्मल स्पाइनल में क्या होता था, मेरे जो +2 वाले होते थे टेट्राहेड्रल में होते थे और +3 वाले ऑक्टा में होते थे। अब इन्वर्स में क्या होता था, +3 वाले आधे क्या करते थे मेरे टेट्रा में चले जाते थे और वहाँ से A2+ ऑक्टा में आ जाता था। यही होता था ना, एक्सचेंज होता था। तो बेसिकली क्या होता है, 2 में से 1 चला जाता था, मतलब 0.5। तो बेसिकली ये फ्रैक्शन बताता है। तो लैम्डा अगर 0.5 निकला तो वहाँ पर इन्वर्स स्पाइनल होता था, अगर लैम्डा 0 आया तो वहाँ पर नॉर्मल स्पाइनल आता था। तो यही हमें चेक करना है, नॉर्मल है या इन्वर्स है, उसी से हम लैम्डा की वैल्यू बता देंगे। बहुत आसान है ये भी, ठीक है। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्या है मेरा, NiINS4, ठीक है। मैंने बताया था स्पाइनल में हम ऑक्सीजन के अलावा भी हम कुछ ले सकते हैं, तो यही उसी का एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या होगा, Ni जो होगा +2 में होगा, निकल +2, और इंडियम जो होगा वो +3 में। इंडियम है, इरिडियम नहीं है, ये इंडियम है, ठीक है। इंडियम कौन सा है, एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में आता है, +3 है, मतलब यहाँ पर इसकी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होगी। तो यहाँ पर D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, CFSC इसकी 0 आएगी, ये ध्यान रखना है। CFSC इसकी 0 हो गई, तो बची क्या है, निकल 2। पता है हमें D8 सिस्टम होता है, तो हमें तो कुछ ना कुछ CFSC तो आएगी इसकी, ठीक है। D8 सिस्टम है, कितनी आती है, अगर ऑक्टाइल एनवायरनमेंट की बात करूँ तो इसकी आती है -1.2 डेलो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी CFSC आएगी तो हम क्या बोलेंगे, जो मेरा +2 वाला है, निकल 2+ है, उसकी ऑक्टा में CFSC ज़्यादा आ गई। मैंने बताया था ना वहाँ पे आपको कि टेट्रा में ज़्यादा आ रही है, ऑक्टा में। हम ऑक्टा में चेक कर लेते ज़्यादातर, ठीक है, ऑक्टा में से ही हो जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल में अगर CFSC Na2+ की ज़्यादा आ रही है तो Na2+ कहाँ रहना चाहेगा, ऑक्टा में रहना चाहेगा। और अगर +2 वाले ऑक्टा में गए तो वहाँ पर क्या होगा, इन्वर्स स्पाइनल। तो ये क्या है, एक मेरा इन्वर्स स्पाइनल है, इन्वर्स है। तो इसकी लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो 0.5 आ जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं FeCO2O4 देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, Fe जो है वो +2 में है और कोबाल्ट जो है वो +3 में। कोबाल्ट +3 में और ऑक्सीजन है। आपको जैसे ही +3 दिखा, ऑक्सीजन दिखा, तो मतलब यहाँ पर लो स्पिन D6, तो मैक्सिमम CFSC होगी। यहाँ पे D6 है और लो स्पिन है, तो यहाँ पर क्या आएगी, -2.4 डेलो CFSC आ जाएगी। और Fe2+ की बात करूँ तो क्या होता है, D6 होता है ये भी, लेकिन यहाँ पर ये हाई स्पिन होगा। हाई स्पिन है तो यहाँ पर इसकी इस वाले से तो कमी आएगी। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जो कोबाल्ट 3 है वो ऑक्टा में रहना चाहेंगे। कोबाल्ट 3+ ऑक्टाहेड्रल में उसकी CFSC ज़्यादा, तो ऑक्टा में रहेंगे। ऑक्टा में रहेंगे तो ये क्या होगा, नॉर्मल स्पाइनल होगा। कैसा है ये, नॉर्मल, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, नॉर्मल। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट बहुत आसान है, उसको आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी। अब यहाँ मैग्नीशियम दे दिया, मैग्नीशियम 2+ में होगा, टाइटेनियम 3+ में होगा। मैग्नीशियम बेसिक आपको पता है एल्केन अर्थ मेटल है, 0 D0 कुछ नहीं होगा यहाँ पे, D ऑर्बिटल है ना, D0 कॉन्फिगरेशन। टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम क्या है बेसिकली, यहाँ पर Ti3+ है और टाइटेनियम 3+ में बेसिकली क्या होता है, D1 होता है। अब D1 है तो कुछ ना कुछ इसकी CFSC आएगी, और नहीं भी आती तो हमें पता है अगर दोनों आयन की अगर बराबर CFSC आ गई ऑक्टाहेड्रल में तो हम क्या बोलेंगे उसको, वो नॉर्मल स्पाइनल ही होगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, नॉर्मल स्पाइनल ही आएगा। ये वाला भी क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये भी नॉर्मल आ गया। तो इसके लिए भी लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमारे पहला वाला क्या आया, इन्वर्स आया, उसके लिए 0.5, बाकी जो है नॉर्मल है तो 0 0। तो आंसर आप देख ले सकते हैं यहाँ से, ऑप्शन नंबर मेरा बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर 0.5, 0 एंड 0। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा था, कॉम्प्लेक्स CONH3 5X2+, X क्या है, ClBr आयोडीन शोज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। कौन सा वाला, लिगेंड टू मेटल चार्ज, लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द चार्ज ट्रांसफर बैंड वेरीज विद X एज, X के साथ एनर्जी का ऑर्डर पूछा हुआ है उसने, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया था होता क्या है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में, मेटल के ऑर्बिटल होते हैं, थोड़े से हाई एनर्जी पे होते हैं। मेरे लिगेंड के ऑर्बिटल होते हैं वो होमो की तरह एक्ट करते हैं, मेरे मेटल के ऑर्बिटल जो होते हैं वो लूमो की तरह एक्ट करते हैं, और लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे डोनेट करते हैं और वहाँ से हमें चार्ज ट्रांसफर देखने को मिलता है। यही होता था ना। तो लेट सपोज यहाँ पर हम देख लेते हैं, वही आपको एनर्जी कंपेयर करनी है उनके बीच की। लेट सपोज ये मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये मेटल है और यहाँ पर मेरे लिगेंड। अब मेरे पास यहाँ पर आपको डिफरेंट लिगेंड है, तो हम तीनों की बात करेंगे। तो आपको पता है ये वाला जो होगा मेरा, ये वाला जो होते हैं ये क्या होते हैं, लूमो होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और ये जो होते हैं मेरे होमो होते हैं। और जितना होमो और लूमो में गैप कम होगा उतनी एनर्जी कम लगेगी, उतना अच्छा ट्रांसफर देखने को मिलेगा, ठीक है। जितना होमो लूमो में गैप ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, यही फंडा है इसका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके बात करूँ ClBr और आयोडीन की।
तो आपको पता है क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, तो उसका जो आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा वो सबसे नीचे आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 बता दूँ तो आपसे बोलूँ ये वाला लेवल किसके लिए होगा, तो ये वाला किसके लिए होगा, क्लोरीन के लिए होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है तो एनर्जी कम रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन आएगा, उसके बाद मेरा क्या आएगा, आयोडीन आएगा। आप देख सकते हैं एनर्जी डिफरेंस सबसे कम किसके लिए आया, आयोडीन के लिए आया, फिर किसके लिए आया, ब्रोमीन के लिए आया, फिर किसके लिए आया, क्लोरीन के लिए आया, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी का ऑर्डर। यहीं पे आपसे वेवलेंथ का ऑर्डर भी पूछ सकता था, तो वेवलेंथ का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे मैं बताऊँ तो आयोडीन का सबसे कम आएगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा इसके लिए करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बैंड्स एंड देयर ओरिजिन फॉर क्रोमियम C2O4 3 नेगेटिव इन द विजिबल रीजन रिस्पेक्टिवली यार। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे से ऑक्सीजन स्टेट निकाल लोगे आप, यहाँ पे C2O4 दे रखा है, ऑक्सलेट दे रखा है, ठीक है। तो क्रोमियम क्या आएगा, +3 में आएगा। क्रोमियम यहाँ पे क्या रहेगा, +3 में है, क्रोमियम 3+, मतलब D3 है, D3 है। तो आप सीधा क्या करेंगे, वही मैंने D3 के लिए आपको ऑर्गेल डायग्राम पढ़ाया था, ऑर्गेल डायग्राम से देखेंगे आप 3 ट्रांजिशन मार्क करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा गलत, आपका क्वेश्चन हो जाएगा वो गलत। आपको क्वेश्चन पूरा रीड करना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर उसने बोला है विजिबल रीजन में, ठीक है, यहाँ पर उसने सारे बैंड नहीं पूछे हैं, यहाँ पे सिर्फ पूछे हैं विजिबल रीजन। तो होता क्या है एक्चुअली यहाँ पर कि जब भी यहाँ पर 3 ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं तो क्या होता है, जनरली जो मेरे लेफ्ट साइड के ट्रांजिशन मेटल जैसे क्रोमियम, वेनेडियम, तो इनके लिए जो कॉम्प्लेक्स के लिए जो बैंड आते हैं वो 2 बैंड तो ज़्यादातर विजिबल रीजन में देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बैंड जो होता है वो बहुत वीक होता है और वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है, तो वो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो वही उसने यहाँ पे बोला विजिबल रीजन में, तो आपको ये ध्यान रखना था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, अगर जिसने इसने ए मार्क किया उसका गलत होगा, ठीक है। तो आप देखते हैं क्रोमियम D3 है और बनेगा ऑर्गेल डायग्राम वैसे ही, ठीक है। तो D3 के लिए आप ग्राउंड टर्म क्या होती है, F होती है। अब यहाँ पर Fe तो होती है, बताया तो था, तो F होती है और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 4F आ जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर एक क्या होगा, 4F निकाल के इसको, चलो इसको निकाल के देख लेते हैं। D3 है ना, D3 कॉम्प्लेक्स है तो इसको हम ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है। तो D3 कुछ इस तरह से होगा, ये लेट सपोज 2 1 0 -1 -2, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे किसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो हमने निकाल ली, 4 आती है। अब यहाँ से L की वैल्यू देखोगे तो यहाँ से कितनी आएगी, L की वैल्यू सबमिशन करोगे तो 3 आ जाएगी, और 3 के लिए क्या होती है, F होता है। F आ गया तो आगे ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड टर्म मिल गई मुझे 4F। और हमें पता है जब 4F आती है तो यहाँ पर ऊपर एक 4P वाली भी होती है, वो भी देख लेते हैं। अब 4F के लिए मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप फिर A2G T2 है। अब 4F है तो 3 मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल होते हैं उसके, T1G T2G या फिर A2G। आप किसको नीचे रखें, कौन सी ग्राउंड स्टेट होगी, तो उसके लिए मैंने बताया था कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं आप, क्या नॉन डीजेनरेट है कि नहीं है, नॉन डीजेनरेट है तो हमारा A2G वाला नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा A2G, वो भी 4, फिर आएगा मेरा 4 T2G, फिर आएगा मेरा 4 T1G, ये हो गया F वाली, और एक इससे आएगी मेरी 4 T1GP। तो ये इसका क्या हो गया, ऑर्गेल डायग्राम हो गया, ठीक है, क्लियर। ये ऑर्गेल डायग्राम हो गया। हम वही ट्रांजिशन दिखाएंगे। तो ये जो मेरे कम एनर्जी वाले ट्रांजिशन होते हैं, ये 2 ट्रांजिशन 4A2G से 4T2G एंड 4A2G से 4T1GF, ये तो मेरे विजिबल रीजन में लाई करते हैं। लेकिन ये वाला ट्रांजिशन होता है हायर एनर्जी वाला, ये मेरा विजिबल रीजन में नहीं लाई करता, ये मेरा अल्ट्रा वायलेट में चला जाता है। तो ये वाला हमें नहीं देखने को मिलता, और ये क्या होता है बेसिकली 4 ट्रांसफर बैंड से ये छिप जाता है एक तरह से, तो ये हमें ऑब्जर्व नहीं होता, हमें ये 2 बैंड ही ऑब्जर्व होते हैं। यहाँ पे आपको क्रोमियम की जहाँ पे C2O4 लिगेंड दे, फ्लोरीन दे दे, H2O दे दे, NH3 दे दे, कोई भी लिगेंड देगा अगर वहाँ पर, तो वहाँ पर आप ध्यान रखना, वहाँ पर 2 ही विजिबल रीजन में बैंड आएंगे, 3 नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया 2 बैंड आए, एक तो मेरे विजिबल रीजन में, तो 2 तो था यहाँ पर, और कहाँ से कहाँ हो रहा है, 4A2G से 4T2G और 4A2G से 4T1GF, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा, T1G से करवा दिया, यहाँ पे A2 से T2G हुआ, A2G से T1GP में करवा दिया, तो ये वाला नहीं होगा, हायर एनर्जी वाला हो गया ये तो आंसर आ गया मेरा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, द टर्म सिंबल एंड द डीजेनरेसी ऑफ द टर्म फॉर द कॉम्प्लेक्स VF6 3 नेगेटिव। तो VF6 3 नेगेटिव में आपसे टर्म सिंबल पूछा है और उसकी डीजेनरेसी पूछी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है।
तो टर्म सिंबल निकालने बताए थे मैंने, कैसे निकालते थे हम। पहले क्या देखो, इसके कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। वेनेडियम है, वेनेडियम क्या होता है, वेनेडियम 3, यहाँ पर वेनेडियम क्या है 3+ में, तो 3+ में क्या आएगा D2 आ जाएगा। यहाँ तो किसी कन्फ्यूजन नहीं है, D2 आ गया। D2 का बनाते हैं हम यहाँ पर 1 2 ऊपर वाले एसिडिस, ठीक है। तो ये कैसा आ गया यहाँ पर इसकी L की वैल्यू 2 1 0 -1 -, तो यहाँ से आपको देख सकते हो। तो L की पहले हम क्या निकालते हैं, S निकालते हैं। S क्या आ जाएगा मेरा 1/2 इंटू कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2 है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। S की वैल्यू 1 आ गई, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी 2s + 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर ट्रिपलेट बनेगा, 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, L निकालना है। L क्या होता है, समीशन ऑफ ml होता है, समीशन ऑफ ml होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते 2 और 1 एक, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 + 1 3 आ जाएगी। और 3 के लिए क्या होती है मेरी F टर्म होती है, अभी हमने देखी थी। तो क्या आ गया मेरा 3F आ गया। अब हम J निकालेंगे। J क्या आएगा, J क्या होता है L - S होगा इसके लिए, लेस देन हाफ फील्ड है ना, तो क्या हो जाएगा लेस देन हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड। लेस देन हाफ फील्ड के लिए क्या आएगा L - S, L की वैल्यू 3 S की वैल्यू 1, तो आ गया 2। तो टर्म सिंबल आ गया आपका यहाँ से, क्या आ गया टर्म सिंबल 3F2, 3F2। अब देखते हैं आंसर में कहाँ कहाँ 3F2 दे रखा है और कहाँ नहीं दे रखा। फर्स्ट में क्या दे रखा है 3F4 दे रखा है, इनकरेक्ट हो गई। 3F2 दे रखा है, हो सकती है। 3F2 दे रखा है, ये भी हो सकती है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। 2 ऑप्शन आपके यहीं से एलिमिनेट हो गए, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी जाएगी तो एक चीज़ निकाल के आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला डीजेनरेसी। बताया था हमने डीजेनरेसी कैसे निकालते हैं। एक तो आपको फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, कौन सा वाला 2s + 1 × 2l + 1, ठीक है। डीजेनरेसी ऑफ द टर्म पूछिए, देख सकते हो वहाँ पे टर्म पूछिए, टर्म सिंबल नहीं पूछिए उसने, टर्म पूछिए। टर्म सिंबल का पूछा तो हम यहाँ पे जे भी फिर हम 2j + 1 निकालते, डीजेनरेसी है ना। यहाँ पे उसने टर्म पूछी है तो 2s + 1 × 2l + 1 करेंगे। तो यहाँ से आपको 2s + 1 की 3 वैल्यू और 2l + 1 करोगे तो 7 आएगा और 21। और मैंने बताया भी था आपको शॉर्ट ट्रिक, आप सीधा क्या करोगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को F और F में कितने ऑर्बिटल होते हैं मेरे 7 होते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 7, 3 × 7 21, तो आंसर आपका यहाँ से C आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स शोज डायनामिक JTD, ठीक है। डायनामिक या एंटीलर डिस्टॉर्शन कौन शो करेगा। तो मैंने बताया था आपको, एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से। डायनामिक होती है एक मेरी, स्टैटिक होती है, ठीक है। तो डायनामिक बेसिकली क्या होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। अगर टेम्परेचर हाई है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, तो मे बी वो ऑब्जर्व नहीं होगी कि वीक होती है। बेसिकली क्या होती है यहाँ पे वीक JTD होती है, तो नॉर्मल कंडीशन में ऑब्जर्व नहीं होती। अगर मैं टेम्परेचर लो कर दूंगा तो मुझे हाँ देखने को मिल सकता है कि हाँ वहाँ पर JTD हो रही है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर किसमें मेरी वीक JTD हो रही है। तो हमारा फंडा यही है सिंपल इस क्वेश्चन को करने का। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ यहाँ पर, तो क्या है मेरा FeCN6 4- है, Fe2+ होगा, Fe2+ और क्या है ये D6 है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर कोई JTD ही नहीं होगी, नो JTD। JTD कब होती है मेरी, जब मेरे या तो EG वाले अनसिमेट्रिकली फील्ड हो, वहाँ पर स्ट्रांग होती है, और या तो T2G वाले अनसिमेट्रिकली फील्ड हो, वहाँ पर वीक होती है। तो यहाँ पर कोई अनसिमेट्रिकली फील्ड नहीं होगी, FD6 से सारे ही T2G वाले में फिल हो जाएंगे। अब इसकी बात करें तो ये तो क्या है टाइट। अब बेसिकली यहाँ पर मैं सारे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में ये नहीं कि आप सारे करके आपको पता चल गया ये वाला नहीं है तो ये वाला गलत हो गया, आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है नेक्स्ट पे। तो वही आप यहाँ पर, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर टाइटेनियम 3+ है, मतलब यहाँ पर D1 है और D1 में मेरी T2G अनसिमेट्री होती है। तो यहाँ पर ये वाला दिखाएगा, ये वाला डायनेमिक दिखाएगा, लेकिन ये वाला नहीं दिखा रहा, तो ये वाला आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वेनेडियम H2O6 3+, मतलब यहाँ पर वेनेडियम जो है वो 3+ में है। 3+ मतलब D2 और D2 होगा तो यहाँ पर भी T2G में अनसिमेट्री आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, देख सकते हैं यहाँ पर T2G हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे, एक तो खाली रह गया, अनसिमेट्रिकली फील्ड तो है ये, तो यहाँ पर अनसिमेट्री आएगी। तो ये क्या आएगा, यहाँ पर वीक JTD देखने को मिलेगी, वीक JTD, या तो मैं बोल दूँ डायनामिक JTD का ही एग्जाम्पल देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये वाला कर रहा है, ये वाला देखते हैं। इस वाले में क्या होगा,
क्रोमियम है 2+ है, क्रोमियम 2+ है। और यहाँ पर क्या है, बेसिकली क्रोमियम 2+ के जो हाई स्पिन वाले होते हैं D4 वो तो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग JTD शो करते हैं। यहाँ पर क्या ये CN है, लो स्पिन है, तो क्रोमियम यहाँ पर लो स्पिन है, लो स्पिन है। D4 लो स्पिन कैसे बनाओगे, बना लेते हैं। तो सारे T2G में कुछ इस तरह से ये 4 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से फिल हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। तो ये भी क्या करेगा, वीक JTD का ही एग्जाम्पल है, वीक JTD। वीक है मतलब डायनेमिक भी दिखाएगा। तो ये वाला, तो यहाँ पर दोनों आ गए, तो आंसर तो आपको यहीं से मिल गया। तो एग्ज़ाम तो आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम और भी देख लेते हैं। कॉपर 2+ है, तो कॉपर 2+ आपको पता है स्ट्रॉन्ग का एग्जाम्पल है, क्या है, स्ट्रॉन्ग JTD। तो यहाँ पर स्टैटिक देखने को मिलेगी, डायनेमिक नहीं मिलेगी। ये क्रोमियम 2+ है और NH3 दे रखा है यहाँ पर, तो ये भी हाई स्पिन है, तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ही होगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में ही स्ट्रॉन्ग, अगर आपसे स्टैटिक पूछा होता तब आंसर आपका ये वाला हो सकता था। अब यहाँ पे इसकी बात करूँ तो Fe3+ है, Fe3+ है और लो स्पिन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D5 हो जाएगा लो स्पिन, और D5 लो स्पिन मेरे में T2G अनसिमेट्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला दिखाएगा, लेकिन ये वाला देखो Mn3+ है, Mn3+ है, तो ये क्या होगा, D4 हो गया। अब D4 है और हाई स्पिन है, H2O दे रखा है ना, तो ये क्रोमियम 2 वाले का जैसी होगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती है, कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग JTD होगी, स्ट्रॉन्ग, वीक नहीं होगी। अब तो स्ट्रॉन्ग हो गई। तो ये वाला तो वीक वाला था, ये डायनेमिक शो करेगा, लेकिन ये वाला स्टैटिक शो करेगा, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर आपका इसका क्या है, B हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स कपल लिगेंड ट्रांसफर अकर्ड। तो मैंने आपको क्या बताया था, दो तरह की हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी थी, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म और इनर स्फीयर मैकेनिज्म। तो ये यहाँ पे लिगेंड ट्रांसफर की बात कर रहा है, तो वहाँ पर हमने क्या इनर स्फीयर में देखा था, आउटर स्फीयर की तो बात ही नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इनर स्फीयर में हम देखा था ब्रिजिंग लिगेंड का ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैंने बताया भी था कब होगा और कब नहीं होगा, वही देखना है हमें यहाँ पर, सिंपल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला रेडॉक्स कपल पहले देखते हैं, चेक करते हैं इसको। क्या दे रखा है, रुथेनियम NH3 HCN। सबसे पहला स्टेप इनर्टनेस और लेबाइलनेस चेक करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर रुथेनियम 2+ वाला कॉम्प्लेक्स है, सॉरी यहाँ पर रुथेनियम 3+ में, HCN भी तो है, तो यहाँ पर रुथेनियम 3+ में, रुथेनियम 3+ में है, कैसा होगा, D5 होगा, लेकिन कैसा होगा, लो स्पिन होगा, क्योंकि ये क्या है 4D का है और लो स्पिन है D5, तो ये इनर्ट होते हैं, ये इनर्ट आ गया। क्रोमियम की बात करूँ, क्रोमियम 2+ में है और यहाँ पर आपको पता वाटर लगा हुआ है, तो ये क्या है, हाई स्पिन है D4। वो भी क्या होता है, JTD होती है, हाई लेबाइल होते हैं, ये कैसे होते हैं, लेबाइल। ये वाले आ गए मेरे लेबाइल। आपको पता है फिर हम क्या करते हैं, इनर्ट से क्या होता है, लिगेंड कट है। अब यहाँ पे HCN दे रखा है, तो मैंने बताया था आपको, एक तरह हमारा एडजेसेंट अटैक होता है और एक मेरा रिमोट अटैक होता है, दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम ज़्यादा हम देखते हैं रिमोट अटैक ही देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो सल्फर तो पहले से उससे जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन के ज़्यादा चांसेस है वो उससे अटैक कर दे, बट पॉसिबिलिटी दोनों की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, मेरा रुथेनियम है, बाकी सारे लिगेंड नहीं दिखा रहा मैं, SC और यहाँ पर नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन बेसिकली क्या करेगा, अब जुड़ जाएगा, इसको ऐसे दिखाते हैं, HCN है, अब नाइट्रोजन क्रोमियम से जुड़ गया, ठीक है, और एक वाटर निकल गया होगा, तो H2O 5 बचे होंगे, ठीक है, कितना समझ में आया। उसके बाद क्या होता था यहाँ पर मेरा, यहाँ पर अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यहीं पे दिखा देते हैं, क्रोमियम था +2 में, अब क्रोमियम +3 में हो जाएगा और ये +2 में हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो ना क्रोमियम से, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पर फिर से मैंने बताया था, यहीं पे आप क्या करेंगे, इनर्टनेस और लेबाइलनेस चेक करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि लिगेंड का ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर रुथेनियम 2+ में हो गया, तो अब D6 हो गया ये, और D6 लो स्पिन ही रहेगा अभी भी, और D6 लो स्पिन है, तो ये क्या होगा, मेरा इनर्ट होगा, इनर्ट होगा, ठीक है। कोई भी मतलब बेसिकली कोई भी इनर ऑर्बिटल ऐसा नहीं होगा जो वेकेंट हो जाए, लो स्पिन है, तो यहाँ पर सारे की T2G सारे फिल्ड होंगे मेरे, और 2 ऑर्बिटल जो होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ हो जाएंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो गया अब D3। अब D3 का ही बताया था मैंने, इनर्ट होते हैं, इनर्ट, तो दोनों ही इनर्ट आ गए। अब मैंने बताया था अगर दोनों ही इनर्ट आ जाएंगे तो वहाँ पर कोई लिगेंड का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो यहाँ पर नो लिगेंड ट्रांसफ़र, नो लिगेंड ट्रांसफ़र, कोई भी लिगेंड का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो फर्स्ट वाली में तो नहीं होगा। देख लेते हैं फर्स्ट कहाँ कहाँ दे रखा है,
इसमें दे रखा है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब ये 3 बचे बाकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है, कोबाल्ट का दे रखा है, कोबाल्ट NH3 होल 5 और Cl दे रखा है यहाँ पर 2+, ठीक है। तो ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर कोबाल्ट क्या +3 ऑक्सीजन स्टेट में है कि नहीं है, +3 में है, तो क्या होगा ये D6 होगा और यहाँ पर लो स्पिन होगा। लो स्पिन है तो मतलब इनर्ट होगा, अमोनिया लिगेंड है ना +3 के साथ, तो यहाँ पर लो स्पिन मतलब ये स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेंगे यहाँ पर। और क्या है मेरा वाटर के साथ है, कोबाल्ट 2 है बेसिकली, क्या है प्लस में यहाँ पर कोबाल्ट 2+ है, 2+ है तो ये यहाँ पर D7 होगा। मैंने बताया D7 चाहे लो स्पिन हो चाहे हाई स्पिन हो, लेबाइल ही होते हैं, तो ये लेबाइल, इनर्ट लेबाइल आ गया यहाँ पे। फर्दर यहाँ पे Cl का एडजेसेंट अटैक हो जाएगा यहाँ पर, और होगा क्या आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, क्या बन जाएगा मेरे पास, सीधा वही दिखाते हैं, कोबाल्ट है, Cl है, कोबाल्ट है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बाद ये वाला जो मान लेते हैं, ये वाला स्टार वाला था, तो यहाँ पर ये स्टार वाला जो होगा वो +2 से अब +3 में हो जाएगा, और जो ये वाला था वो +2 में रह जाएगा। अब +2 में आ गया ये, तो अब ये D7 हो गया, तो ये लेबाइल हो गया, और ये D6 हो गया, तो ये इनर्ट हो गया, +3 में हो गया ना ये अब। तो यहाँ पर अब इनर्ट और लेबाइल बन गए, तो अब मैंने बताया था इनर्ट और लेबाइल आ जाए तो वहाँ पर हमारा लीगेंड का ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्या होगा, लीगेंड ट्रांसफ़र, लीगेंड ट्रांसफ़र, लीगेंड का ट्रांसफ़र होगा। अब लीगेंड का अगर ट्रांसफ़र होगा तो प्रोडक्ट भी देख लेते हैं क्या बनेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, यहाँ पर कोबाल्ट था, अब जिसके साथ लीगेंड का जिसने ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके वहाँ से लीगेंड का ट्रांसफ़र हो गया है, वहाँ पर जो अदर लीगेंड थे वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे, वाटर से, मैंने बताया था आपको सॉल्वेंट से। तो यहाँ पर जो भी अमोनिया थे अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O6 बन जाएगा, और ये 2+ में, तो एक ये वाला हो गया। अब स्टार वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा, कोबाल्ट, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं इस पर। अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 वाटर तो थे ही और एक Cl आ जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2+ हो जाएगा चार्ज, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब वो +3 में हो गया, ये +2 में आ गया। वहाँ पर क्या होगा, वही सिंपल मेरा लीगेंड का जो ट्रांसफ़र हो वो वही रहेगा, लेकिन जिससे लीगेंड का ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पर क्या होगा, वाटर रिप्लेस कर देंगे उन सबको लीगेंड को, तो ये ध्यान रखना है, ये इसका प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते हैं। तो आंसर आप यहीं से लगा सकते हैं। बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, फर्स्ट में तो हो रहा है, फर्स्ट में कोई लीगेंड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, लेकिन सेकंड में हुआ है। तो सेकंड कहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, अभी थर्ड भी बचा है, तो अभी हमें सारे थर्ड चेक करना पड़ेगा। थर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है हमें, FeCN6 और एक कोबाल्ट CN6। तो आपको एक तो दे रखा है FeCN6 और यहाँ पर 3 नेगेटिव, और एक दे रखा COCN5 और यहाँ पर भी 3 नेगेटिव, कुछ इस तरह से दे रखा है आपको, ठीक है। Cn है, आपको पता है बेसिकली आप इसका अगर प्रोडक्ट बनाएंगे, पहले अभी देख लेते हैं। Cn है यहाँ पर ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो अटैक यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम रिमोट अटैक करवाते हैं, ठीक है, FeCnCO, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक Cn। अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली वहाँ पर हम देखते थे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता था, तो जब ये अटैक कर रहा होता था एक लिगेंड वहाँ से निकल जाता था। यहाँ पर लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन साइड तो अभी भी इसकी वेकेंट थी ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल अटैक होगा। तो यहाँ पर अब CN5 ही रहेंगे, ध्यान रखना है। पहले यहाँ इसकी इनर्टलेंस लेवल, तो ये क्या है आपका लो स्पिन है, D5 है, तो ये इनर्ट होगा। और ये क्या है आपका लो स्पिन है, लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट क्या है 2+ में है, 2+ में D7 आ गया, तो ये लेबाइल रहेगा। तो अभी भी वही इनर्ट लेबाइल है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स का अटैक होगा लेबाइल वाले पे, तो ये बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, दिखाते हैं। अब ये कोबाल्ट जो था वो +2 से +3 में चेंज हो जाएगा, अब ये +3 में हो जाएगा, और ये वाला +2 में हो जाएगा। अब देखते हैं, अब +2 में है, लेकिन अभी भी इसके साथ Cn लगे हुए हैं, ठीक है। कितने Cn है यहाँ पर, CN5 हैं, तो यहाँ पर ये इनर्ट ही होगा। और इस वाले की बात करूँ तो ये वाला यहाँ पर क्या होगा, ये भी इनर्ट होगा। इनर्ट होगा कि नहीं होगा, +3 आ गया, D6 हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी इनर्ट होगा। अब दोनों इनर्ट आ गए, तो यहाँ पर भी कोई लिगेंड का ट्रांसफ़र देखने को नहीं मिलेगा। क्या होगा यहाँ पर, नो लिगेंड ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर भी कोई लिगेंड का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो देखते हैं, FeCN6
अब क्या होगा मेरा पहले क्या था मेरा +3 में था, तो अब ये +2 में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सॉरी क्या आ जाएगा, 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस यहाँ पर COCN5 ही रहेगा, और यहाँ पर अब 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। तो अब अगर आप ये प्रोडक्ट देखें और रिएक्टेंट देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये आउटर स्फीयर से गई है रिएक्शन, ठीक है, कि सिंपल सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ऐसा नहीं होता। तो जब भी क्या होगा, ये बेसिकली आउटर स्फीयर से भी जा सकती थी। ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो होती है जहाँ पर लिगेंड का ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो वहाँ पर वो आउटर स्फीयर से भी जा सकती हैं अगर वहाँ ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट है तो। बट वो जाती इनर स्फीयर से, मैंने बताया आपको इनर स्फीयर जो होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है, तो वो जाएंगी इनर स्फीयर से, लेकिन आउटर स्फीयर की भी पॉसिबिलिटी वहाँ पर होती है। तो ये वाली रिएक्शन जो थी वो आउटर स्फीयर से भी जा सकती थी, यही ध्यान रखने वाली बात यही थी यहाँ पर, ठीक है। तभी मैं इसको क्या कह रहा था, इंपॉर्टेंट कह रहा था। तो ये वाली आउटर स्फीयर से भी जा सकती थी, लेकिन जाएगी किससे, प्रेफरेंशियली इनर स्फीयर से ही जाएगी। लिगेंड ट्रांसफ़र यहाँ पर भी नहीं होगा, तो बेसिकली किसमें, इसमें नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, किसमें हुआ, ओनली सेकेंड में हुआ। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर फॉर द Ma3B2C टाइप कॉम्प्लेक्स। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक टेबल बनवाई थी, वहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। तो जिसको याद है उसने सीधा आंसर यहाँ से दे दिया होगा, ठीक है। अब जिसको मान लो याद नहीं है वो टेबल, तो वो कैसे अप्रोच करेगा वो देखते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमें नए मॉलिक्यूल भी मिल सकते हैं, तो वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम क्या दे रखा है, Ma3B2C, ABC मतलब सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो कैसे बनेगा, M है यहाँ पर मेटल, लेट सपोज पहले हम इसको सारे A को फेशियल पे कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, और यहाँ पर C आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये एक आइसोमर बन गया। अब इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करेंगे यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं एक प्लेन यहाँ से डालूँ जो इन दो एटम को कट करता हुआ और इनके बीच से जाए ऐसे करके, ठीक है, ये देखिए, तो इनको कट करता हुआ अगर इनके बीच से जाएगा तो इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया और इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर POS होगी, POS है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा, इनएक्टिव। ये तो थी एक आइसोमर की बात। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, M है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तीनों A हैं। अब यहाँ पर अगर इनकी पोजीशन चेंज करोगे तो कोई नया आइसोमर मिलने वाला नहीं, क्योंकि A के सामने C आएगा, A के सामने B आएगा और A के सामने B ही आएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अब इनको फेशियल की जगह पे अब इनको मेरिडोनल पोजीशन पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ऐसे रख दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर B लगा दूँ, यहाँ पर B लगा दूँ और यहाँ पर C लगा दूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो B के सामने यहाँ पे C आ गया, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल ये वाला प्लेन डाल दूँगा ऐसे वाला, और A ने A को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये भी क्या होगा, इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव है। तो ज्योमेट्रिकल तो अभी तक हमें 2 मिले, लेकिन ऑप्टिकल एक भी नहीं मिला। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या करूं मैं, यहाँ पर मेटल है मेरा, A को अब यहीं पे रहने दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, B के सामने B को ले आते हैं और C एज इट इज, तो ये वाला एक बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला अगर बन गया, अगेन यहाँ पर जब भी क्या हो, दो ट्रांस में लिगेंड जो हो वो अगर सेम हैं तो वहाँ पर कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, मतलब सॉरी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी ही आएगी। अगर दो क्या हो, मेरे ट्रांस में हो सेम ग्रुप, तो वहाँ पर एक प्लेन हमेशा ऐसा लाई करेगा और इन दोनों को यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये भी क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो ये थर्ड हमारा जो क्या था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर था, लेकिन ये भी इनएक्टिव निकला। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं और कोई पॉसिबिलिटी है, आप बनाएंगे नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारी हमने ये वाले मेरिडोनल। आप क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पे यही है, B के सामने B आ गया, B के सामने C आ गया, और कुछ तो हो नहीं सकता। B के सामने आप अगर कोई भी आप बनाएंगे तो यही वाले रिपीट होंगे। तो इसके क्या है, 3 ही आइसोमर पॉसिबल हैं, ठीक है। कितने, 3 आइसोमर्स, और सारे के सारे क्या हैं, ये ज्योमेट्रिकल हैं, ऑप्टिकल एक भी नहीं है, ज्योमेट्रिकल। तो कितने एनर्शियोमेरिक पेयर हुए, 0, कोई भी एनर्शियोमेरिक पेयर नहीं होगा। सारे स्टीरियो आइसोमर कौन से, ज्योमेट्रिकल वाले हैं। तो टोटल और यहाँ पर ज्योमेट्रिकल सेम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ज्योमेट्रिकल पूछे थे, उसने टोटल नहीं पूछा था, तो यहाँ पर उसने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पूछे थे। तो ऑप्टिकल कितने हैं, 0, और ज्योमेट्रिकल कितने हैं, 3। तो आंसर आपका A आ गया, बाकी सारे जो हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सिस एंड ट्रांस COEN2OH X गिव्स।
तो बेसिकली ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है कि मेरे पास सिस ट्रांस की जब मैं हाइड्रोलिसिस करूँगा एसिडिक मीडियम में तो मुझे सिस प्रोडक्ट मिलेगा या ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये वाला पार्ट हमने थ्योरी में कवर नहीं किया था, तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सिस एंड ट्रांस। तो हम देखते हैं क्या होता है सिस एंड ट्रांस का। पहले हम बात करते हैं सिस वाले की, ठीक है। तो सिस वाले को हम बनाएंगे, कोबाल्ट है मेरा, ठीक है, 2 EN है, 2 EN बना देते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहाँ पर मेरा क्या आएगा X। इसको ऐसे नहीं दिखाते हैं, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से दिखाते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या था CO, यहाँ पे ले लेते हैं हमारा X, यहाँ पे ले लेते हैं हमारा A, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा सिस आइसोमर है, ठीक है। और ओवरऑल इस पर क्या था 2 पॉजिटिव चार्ज था, 2 पॉजिटिव था या प्लस, नहीं सॉरी यहाँ पर +1 था, A नहीं है यहाँ पर, OH था ना यहाँ पे। तो ये आ गया मेरा प्लस चार्ज और यहाँ पर OH है, ठीक है। इस OH की यहाँ पर क्या है बेसिकली इंपॉर्टेंस है, इस वजह से यहाँ पर OH लिया हुआ है। तो होगा क्या यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस में आपको पता है X मेरा लीविंग ग्रुप है, यहाँ पर क्या है ये लीविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से निकलेगा। आपको पता है जो ऑक्टाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं ज़्यादातर वो डिसोसिएटिव पाथवे ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा क्या मेरा, ये जैसे ही निकलेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये निकलेगा तो ये स्क्वायर पिरामिडल अरेंजमेंट रहेगा और यहाँ पर OH जो है इसके सिस है तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट ही आपको देखने को मिलेगा। ये आपके रिंग्स हैं और यहाँ पर ये आपका OH है। तो ये कैसा इंटरमीडिएट है बेसिकली स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल है। तो आपको पता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा कोबाल्ट पे, अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया होगा कॉम्प्लेक्स पे, 2+ हो गया होगा। तो अब इनकमिंग लिगेंड जो आएगा क्या आएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना तो वाटर ही आएगा H2O। तो उसके पास सिर्फ एक ही साइड अटैक करने को होगी। तो जब भी आप ध्यान रखेंगे स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनता है तो वहाँ पर जहाँ से लिगेंड गया है बेसिकली वहीं से वाटर अटैक करेगा और यहाँ पर रिटेंशन होगी और 100% हमारा वही सिस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर क्या होगी, रिटेंशन हो जाएगी, रिटेंशन हो जाएगी। और रिटेंशन में क्या बनेगा मेरा, यहाँ पर अब वाटर लग जाएगा, यहाँ पर OH और ये बेसिकली एज इट इज़ यहाँ पर रिंग लगी हुई होगी। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा प्रोडक्ट होगा और ये 100% सिस प्रोडक्ट है, 100% सिस, कोई अदर पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं थी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं जो सिस वाले ने दिया तो एक ही प्रोडक्ट दिया, सिस वाले ने क्या दिया एसिड हाइड्रोलिसिस में एक प्रोडक्ट दिया, तो सिस आइसोमर गिव्स 1 प्रोडक्ट। तो ये वाला आंसर हो सकता है, बोथ द आइसोमर गिव 1 प्रोडक्ट, ये भी आंसर हो सकता है, बोथ द आइसोमर गिव 2 प्रोडक्ट, ये नहीं हो सकता, ट्रांस आइसोमर गिव 1 प्रोडक्ट, सिस आइसोमर गिव 1 प्रोडक्ट, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सॉरी यहाँ पर सिस आइसोमर गिव्स 1 प्रोडक्ट, सिस आइसोमर यहाँ पर भी बोल रहा है कि, तो ये भी आंसर हो सकता है। अब देखते हैं ट्रांस वाला। तो ट्रांस में क्या होगा वो देखते हैं। क्या था मेरा CO था और यहाँ पर X लगा लेते हैं, अब यहाँ पर OH लगा देते हैं और ये दोनों रिंग कुछ इस तरह से हो जाएंगी, इस तरह से बनेगा। चार्ज देख लेंगे, चार्ज लगा देते हैं, चलो चार्ज आ गया यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली ये लिगेंड गया तो यहाँ पर अब ये OH जो है इसके ट्रांस है, तो ट्रांस है तो यहाँ पर क्या करेगा, ये पाई डोनर होता है, क्या होता है पाई डोनर होता है कि नहीं होता, तो ये पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा और मेटल को स्टेबलाइज, जो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा उसको स्टेबलाइज करेगा कि अब ये सेम लोब शेयर कर रहा है, जो लिविंग ग्रुप है उसके साथ सेम लोब शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर अब ये इफेक्ट करेगा और यहाँ पर अब इंटरमीडिएट जो बनेगा वो TBP बनेगा, TBP इंटरमीडिएट बनेगा, ये ध्यान रखना था। यही था हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब। वहाँ पर बना था स्क्वायर पिरामिडल, कोई वहाँ पर आइसोमराइजेशन नहीं होगा, यहाँ पर क्या बनेगी TBP ज्योमेट्री बन जाएगी। अब TBP ज्योमेट्री कैसे दिखा सकते हैं, इसको दिखा देते हैं हम कैसे। ये वाला मेरा निकल गया, तो कोबाल्ट नाइट्रोजन नाइट्रोजन
यहाँ पे मेरा आ गया OH लेट से, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये वाला क्या बन गया, एक TBP इंटरमीडिएट बन गया। अब अगर यहाँ पर TBP इंटरमीडिएट बन गया है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक हो जाती है 3। एक तो मेरा क्या कर सकते हैं, यहाँ से अटैक आप देखेंगे, इसको इधर करते हैं, तो एक तो अटैक हो जाएगा यहाँ से, ये वाला अटैक जो होगा आपको सिस प्रोडक्ट देगा, ट्रांस का सिस मिल गया, आइसोमराइजेशन हो गया, ठीक है। एक अटैक हो सकता है अपोजिट साइड, जहाँ से निकला था लिगेंड वहीं से हो सकता है बेसिकली, तो ये आपको ट्रांस प्रोडक्ट देगा, ठीक है। और एक अटैक हो सकता है मेरा इस रिंग के पीछे से, इधर से पीछे से, तो ये भी आपको यहाँ पे आएगा लिगेंड, तो इसके बगल में आएगा, तो ये भी आपको सिस ही देगा। तो आप देख सकते हैं 2 पॉसिबिलिटी सिस की और एक ट्रांस की। तो बेसिकली अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर तो 70-30 बोल सकते, 30 मेरे को ट्रांस मिलेगा लेकिन 70 मुझे यहाँ पर सिस ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये वाला जो होगा वो सिस ट्रांस मतलब 2 प्रोडक्ट देगा। कितने प्रोडक्ट देगा, 2 प्रोडक्ट्स। यहाँ पर बेसिकली आइसोमराइजेशन हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट दैट इज सिस एंड ट्रांस, ठीक है। सिस भी मिल सकता है और ट्रांस भी मिल सकता है, तो मतलब ट्रांस वाले ने मुझे दिए 2 प्रोडक्ट। अब इनकी जैसे मैंने बताया 70-30, तो ये डिपेंड करता है OH पे, इस वाले इस पे, ये जितना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा उतना ज़्यादा सिस प्रोडक्ट बनने की मेरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर आप ऑर्डर देख सकते हैं, अगर आपके पास लेट सपोज क्या क्या हो, आपके पास NO2 हो, OH हो, Cl नेगेटिव हो, इस तरह के हैं, तो सबसे ज़्यादा मेरा OH में बनेगा, आइसोमराइजेशन होगा, देन मेरा Cl माइनस में, और लास्ट में मेरा NO2 आएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पाई डोनर लिगेंड होगा उतना ही अच्छा क्या देखने को मिलेगा मुझे वहाँ पर, मतलब उतना ज़्यादा आइसोमराइजेशन देखना। तो आइसोमराइजेशन का ऑर्डर ये हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम आप बोल सकते हैं जो आंसर आ जाएगा कि बेसिकली यहाँ पे बोल रहा था ट्रांस आइसोमर गिव 1 प्रोडक्ट एंड सिस आइसोमर गिव्स 1 प्रोडक्ट, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ट्रांस आइसोमर और बोथ गिव 1 प्रोडक्ट, तो ये वाले और ये वाले तो सेम ही हो गए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या था, ट्रांस आइसोमर गिव 1 प्रोडक्ट, सिस आइसोमर गिव्स 2 प्रोडक्ट, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, ठीक है 2। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से कि सिस आइसोमर ने आपको 1 प्रोडक्ट दिया और ट्रांस आइसोमर ने आपको 2 प्रोडक्ट दिए, तो आंसर आपका A आ जाएगा। बाकी सारे यहाँ पर क्या हैं, इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी बेस हाइड्रोलिसिस में भी होती है। ये मेरी ये हमने क्या किया था, एसिडिक हाइड्रोलिसिस की थी, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी के लिए हैप्पी लर्निंग।